ये अस्मिता क्लास तो हो ही रही है, कौन सी क्लास की बात कर रही है? मॉर्निंग वाली। हाँ बेटा होगी, बायोटेक, बायोटेक की होगी। क्वेश्चन लगाए आप लोगों ने ये वाले? ये ये वाले? हाँ जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट। ऑलराइट, अब स्क्रीन शो हो रही है? गुड ये इवनिंग। मैम। ओके, क्या दिख रहा है? यस मैम। क्या दिख रहा क्वेश्चन क्वेश्चन है? क्वेश्चन ओके, क्वेश्चंस दिख रहे हैं, क्वेश्चन। राइट? ये क्वेश्चन लगाए थे तुमने? यस मैम। ठीक है, एक बच्ची ने लगाया था, अस्मिता ने। थैंक्स टू अस्मिता। एक गलती हो गई थी मुझे पढ़ाते पढ़ाते, जो मुझे यहाँ करेक्ट करनी है। ठीक है, तो आप लोग भी वो करेक्ट कर लो, और जब कुछ गलत दिखता है तो मुझे भी बता दिया करो। कभी कभार फ्लो में मेरे दिमाग में मैं सही बोल रही होती हूँ, सही सोच रही होती है, सामने गलत गलत बोल दिया जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को ठीक कर लेते हो। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे इस टाइम? ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिक। ग्रोथ ना? हाँ, तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ सबको दिख रहा है मैम? यस बिल्कुल हर्षिका, हर्षिका बता देते होते हैं फिर। ठीक है, तो ये जो है लॉग फेस को हम कहते, यहाँ पे फेस गलत लिख दिया है। ठीक है, तो इसे सब करेक्ट कर लो कि सबसे पहले आता है हमारा लैग फेस, लैग LAG। और एक्सपोनेंशियल फेस का दूसरा नाम है मैम लॉग फेस। लॉग फेस, राइट? तो मैंने ये एक एरर कर दिया था, है ना? तो अस्मिता ने क्वेश्चन लगाया तो उसने मुझे बताया, बेटा तुम्हें भी मिले तो बेहिचक होके बता दिया करो। ओके, ऐसा नहीं है मैं जज करूंगी तुम मुझे मुझे कर रहे हो। अच्छा, एक सेकंड रुकना। ओके, ऑलराइट, एक सेकंड देना, हाँ प्लीज। ऑलराइट, एक मैसेज डाल दूँ ग्रुप में, जो बच्चे वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं उनके लिए। 1 मिनट वेट कर लोगे? ये मैम। यस मैम। तो जो वेटिंग रूम में वेट कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आज क्या हो गया, क्लास क्यों नहीं आने दे रही, है ना? फिर हम एक बार सारे एंटर हो जाएंगे ना, तो मैं मीटिंग ब्लॉक कर दूंगी, तो उसके बाद कोई तंग नहीं कर पाएगा हमें। ठीक है, चलो। ओके मैम। ओके, सो ये सबने करेक्ट कर लिया, लैग और लॉग का, यस है ना? मैम। एक बार क्विकली क्वेश्चन से गो थ्रू कर दूं? यस मैम। ठीक है, तो जिन बच्चों को डाउट हुआ था उन बच्चों का क्लियर हो जाएगा कि भाई डाउट नहीं करना हमें, राइट? ऑलराइट, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम प्रोसेस जो ग्रोथ का होता है प्लांट के केस में भी एंड इवन बैक्टीरिया के केस में भी, तो वो होता है हमारा लॉग फेज में। सो आंसर वुड लॉग बी, यस आंसर ए। वुड बी ए। ठीक है, लैग फेज का मतलब होता है जो ठहरा है, तब तब तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ना। सेनिसेंस का मतलब बुढ़ापा होता है, और डोरमेंसी का मतलब होता है जब वो सो गया, राइट? सो लॉग फेज इज द आंसर, सो आंसर वुड बी ए। करेक्ट, राइट? ये मैम। ओके, मेरे पैर सो गया। एक सेकेंड, ऐसा लग रहा है चींटियां दौड़ रही है। एक सेकेंड रुकना। ओहो, मैम चिमटी काटो हील्स में अपनी पे, इस पे? एड़ी पे। अच्छा, ठीक हो जाता है? सच्ची बता। यस मैम। टोटका है ये, मेरी मम्मी बोलती करने को। ओके, ऑलराइट, ये देखिए सारे लेट आए हैं ना अब वेट कर रहे हैं। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज, टिपिकल ग्रोथ कर्व जो होता है नॉर्मल ग्रोथ में जो तुमको दिखता है वो कौन से वाला होता है? मैंने तुम्हें दो ही ग्रोथ कर्व कराए थे, एक मैंने कराया था सिग्मोइड और एक मैंने कराया था लीनियर। तो हमें टिपिकल ग्रोथ कर्व जनरली कौन सा दिखता है? क्वेश्चन लगाए थे तुमने, झूठ बोलते हो। अच्छा, यस देखो, लीनियर कर्व का क्या मतलब है
कि टाइम के साथ साथ आपको ग्रोथ इंक्रीज होती दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में पहले ग्रोथ कम होती है, फिर एक टाइम आता है बहुत ग्रोथ होती है, और फिर एक स्टेशनरी फेज आता है, क्योंकि रियल लाइफ में इन्वायरमेंटल इश्यूज भी तो होते हैं ना, तो इन्वायरमेंट इसको इतना लीनियरली ग्रो करने नहीं देगा। रियलिटी में हमेशा थोड़ा सा लैग आएगा ही आएगा, राइट। सो इस वजह से जो टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स होगा वो होगा सी, सिग्मोइड। सो आंसर वुड बी सी। समझ आई ये बात, एस शेप वाला कर्व, यस मैम। ये राइट। ओके मेरा गुड। सही था ये वाला। हाँ, सबका आंसर सही है अभी तक जितनों ने किया, गुड। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन कोप, मतलब शुगर केन के ऊपर मैं छिड़क दूं, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द शुगर केन। तो शुगर केन की स्टेम की लेंथ इंक्रीज करता है, कौन सा हार्मोन है जो स्टेम को इंक्रीज करता होगा? कौन सा हार्मोन है जो स्टेम को इंक्रीज करता होगा? बेटा एक हार्मोन था जो प्योरली रूट्स के लिए था, ऑक्सिन कहते हैं उसको, और एक हार्मोन था जो हमारी स्टेम के लिए था, जिसको हम कल्चर में डालते हैं। अच्छा, सबको क्वेश्चन शो हो रहा है? यस मैम। कितना एक बार एग्जिट करके एंटर कर, शायद इसलिए नहीं हो रहा। और हम ऑक्सिन के साथ एक और केमिकल डालते थे टिश्यू कल्चर में देखने के लिए कि शूट भी ग्रो कर जाए, तो वो कौन सा था जो शूट के लिए हम करते थे? साइटोकाइनिन। बेटा साइटोकाइनिन कर रहे थे। अब पता कंफ्यूजन कहाँ होगी इसमें, जिब्रेलिन के साथ, क्योंकि जिब्रेलिन में हम कहते हैं ना कि प्लांट तो पागलों की तरह बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाता है, तो जिब्रेलिन का हमें लगता है कि यार ये भी तो प्लांट ग्रोथ में मदद करता है, लेकिन जिब्रेलिन का ज्यादा इफेक्ट हमने कहाँ पढ़ा था? मेन इसका फंक्शन क्या था? राइस के प्लांट में और फिजियोलॉजिकल रोल क्या थे? कॉपी खोलो, कॉपी से देखो, और फिजियोलॉजिकल रोल क्या बताए थे? देखो देखो ढूंढो, ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। इंटरनल एलोंगेशन। इंटरनोडल इलॉन्गेशन, इंटरनोडल इरोंगेशन, और ब्रेक डाउन डॉर्मेंसी, ब्रेक डाउन। फोटोसेंसिटिव सीड। हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। हाँ मैम बोलो। जो मैम एनसीईआरटी है मैम, उसमें मैम एग्जैक्ट यही लाइन मैम जिब्रेलिन में लिखी हुई है। हाँ हाँ, वहीं आ रही हूँ मैं, वहीं आ रही हूँ। तो अब हम यहाँ पर आके फंस गए कि जब हमने हार्मोन पढ़ा था तो हार्मोन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, हमारे पास दो हार्मोन है। ऑक्सिन में डाल देती हूँ ताकि क्या इंक्रीज हो जाए, रूट, है ना, और साइटोकाइनिन मैं उसके साथ ही डालती हूँ ताकि मेरा इंक्रीज हो जाए शूट, राइट। तो उस हिसाब से तो मेरा आंसर ये बनता है साइटोकाइनिन, लेकिन जिब्रेलिन में आके हम फंस गए। तो गिब्रेलिन इसका आंसर क्यों हुआ? क्योंकि एनसीईआरटी स्पेसिफिकली शुगर क्रेन का एक एग्जाम्पल देती है, ठीक है। तो इस आंसर को हमें जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली बी के साथ ही। ओके अनीश, बी के साथ हमें क्यों जाना पड़ा? तेरी बात भी सही है कि आंसर तो मैम ए बनता है, पहले तो हमने वही पढ़ा था ऑक्सिन का इफेक्ट और साइटोकाइनिन का इफेक्ट, लेकिन हमें जिब्रेलिन के साथ इसलिए जाना है क्योंकि एनसीईआरटी स्पेसिफिकली बात करती है कि शुगर केन में जो दो नोड्स होते हैं उनके बीच की लेंथ को ये इंक्रीज करता है। और ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही बना के दिखाया था तुम्हें कि जब लेंथ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर शुगर कंटेंट भी इंक्रीज हो गया ना। तो कुछ एग्जाम्पल डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, इसलिए जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं वो क्या करेंगे, जैसे हार्मोन लिखा है ऑक्सिन, तो ऑक्सिन के साथ जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल मेंशन है, ये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, तो जो भी एग्जाम्पल मेंशन है ना मैं उसका नाम नीचे लिख दूंगी। जैसे मुझे यहाँ पता चला कि जिब्रेलिन के साथ ना यार शुगर क्रेन का एग्जाम्पल मेंशन है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी। तो मैं जब भी रिवाइज करूंगी ना मैं इसको जरूर एक बार पढ़ूंगी, समझ आई? तो अपने नोट्स को ऐसे रखना। इज इट क्लियर? इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाला था कि तुम्हें नोट्स बनाना यहाँ से सीख जाओ कि कैसे अपडेट करना है, राइट। इतने लेट आ रहे हो बच्चे, सोते सोते आ रहे हो हैं, जल्दी आ जाओ करो यार। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी? इसमें से कौन सा है जो नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस जो सीड के डॉर्मेंसी में काम करता है? बताओ भाई, टंग ट्विस्टर हो गया मेरा तो। देखो, नॉट एन इनहिबिटर बोला है तो इनहिबिटर मुझे पता है एब्सिसिक एसिड तो इनहिबिटर है ना, लेकिन मैंने कभी पढ़ा है कि जिब्रेलिन जो होता है वो इनहिबिटर होता है और वो सीड की डोरमेंसी कोर्स करता है? क्या पढ़ा है मैंने कि जिब्रेलिन सीड की डोरमेंसी कोर्स करता है? क्या पढ़ा है मैंने इसके रिस्पेक्ट में फिजियोलॉजिकल रोल? ब्रेक होता है डोरमेंसी। वो तो डोरमेंसी डोरमेंसी
अब देखो, मुझे नहीं पता फिनोलिक एसिड का क्या काम है, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता कि पैरा एस्कॉर्बिक एसिड का क्या काम है। ये हो सकता है ना आधे से ज़्यादा जनता को पता भी नहीं होगा, मेरे को भी नहीं पता। तो मुझे नहीं पता सी और डी इसका ऑप्शन है या नहीं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ए जो है वो नहीं हो सकता इनिबिटर, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि वो तो डोरमेंसी से निकालता है उसको, वो तो इनिबिटर तो नहीं हो सकता। तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी ए को टिक करने में, क्योंकि मैं श्योर हूँ ये आंसर करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको दूसरे ऑप्शंस की नॉलेज ही नहीं होती। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं मुझे पर्सनली, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पक्का वो वाला गलत है या सही है, मुझे नॉलेज नहीं है ना उसकी। तो उस आंसर को कब टिक करना है, जब आपको सही आंसर की 100% गारंटी हो। तो ये वाला क्वेश्चन कौन से बच्चे करेंगे? ये वाला क्वेश्चन वो बच्चा करेगा जिसको पूरे अच्छे से विश्वास है कि वो आंखें बंद कर रहा है तो उसको जिब्रेलिक एसिड के साथ लिखा हुआ दिख रहा है कि ये जिब्रेलिक एसिड नहीं करता, इट्स नॉट एन इनिबिटर। सिर्फ वो बच्चा ए टिक करेगा और दूसरे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। देखो, तुम इसलिए एंट्रेंस क्रैक नहीं करोगे क्योंकि तुम सही क्वेश्चन करके आए हो, तुम इसलिए क्रैक करोगे कि तुम सही क्वेश्चन छोड़ के आए हो। जो उनसे क्वेश्चन तुम्हें डाउट था जो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग कराते, तो तुमको नेगेटिव मार्किंग से अगर बचना है तो बहुत से क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वो सारे बच्चे छोड़ देंगे जिनको जिब्रेलिक एसिड इज नॉट एन इनिबिटर याद नहीं था। ओके, क्लियर? यस मैम। ऐसे मत करना, चल इस क्वेश्चन में तुक्का मारती हूँ, उस क्वेश्चन में तुक्का मारती हूँ, तुक्के तुक्के में नेगेटिव मार्क में सारे मार्क्स चले जाएंगे। ऐसा सबसे ज्यादा होता है, एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्क्स खाते हैं। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू नॉट डू नेगेटिव मार्क। मैम मुझे एसेशियल रीजन वाले क्वेश्चंस में और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम आती है मैम, ऐसे तो कर भी लेती हूँ। तो फिर सुबह आ जाना एक बार 6 बजे, हम लगाएंगे ना क्वेश्चन में एम्स ना के। ऐसे भी प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं, अभी हम ये देखो नीट के प्रीवियस ईयर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं घूम फिर के। जिन्होंने अगर बायोटेक की सुबह क्लास लगाई हुई उन्होंने देखा भी होगा कि नीट के क्वेश्चन घूम फिर के वापस से आ रहे थे। तो ये वाले क्वेश्चन तो हमें लगाने ही है। उसके साथ जब हम एम्स पे जाएंगे ना तो एम्स में एजर्शन रीजन भी आएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं भी बना के डालूंगी, फिर वो भी प्रैक्टिस करेंगे। तो तुम टेंशन मत लो, बस तुम प्रैक्टिस, जब भी मैं तुम्हें ये मैसेज डाल दूँ ना PYQ प्रैक्टिस है, बस आ जाना, दैट्स इट। हम सब प्रैक्टिस कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे नहीं करनी ये हमें 5th क्वेश्चन ने बताया। क्लियर? मैम। यो मैम। हाँ, चलो थोड़ा सा टाइम और लेके ये बताती हूँ मैं तुम्हें। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड। आम के पत्ते बाहर झड़ रहे हैं, मुझे रोकने हैं, क्या दूं मैं उसे? बोलो बोलो। एक ही हार्मोन था जिसके साथ मैंने लिखवाया था, फ्रूट और लीफ ड्रॉप्स को रोकता है वो अर्ली स्टेजेस में। कि पहले जब प्लांट यंग है तब वो उसको ड्रॉप नहीं करने देता, लेकिन जब वो ओल्ड है तब वो सेनिसेंस कॉज कर देता है। वो कौन सा चमत्कारी हार्मोन था? मैम ऑक्सीजन। बेटा इथाइलिन का काम क्या होता था? इथाइलिन राइपनिंग ऑफ प्रमोट करता था सेनेस। सॉरी, क्या? लीफ को ड्रॉप करवाता था मैम। अर्ली स्टेजेस पे? नो मैम। हाँ, तो वो प्लांट को तो मैच्योर कराने के काम आता था ना इथाइलिन। यस मैम। लेकिन वो कौन सा स्मार्ट हार्मोन था जो स्टार्टिंग में तो रोकता था ड्रॉप करने से थे, लेकिन देर से वो सेनिसेंस भी कॉज कर देता था? मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट हमने वहाँ फिजियोलॉजिकल रोल में लिखी है, ठीक है। तो इथाइलिन का ऑपोजिट इफेक्ट है। तो जो बच्चे इथाइलिन में कंफ्यूज हो गए उनको इथाइलिन क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। या तो प्रीवियस लेक्चर लगाना या एक बार अपने नोट्स पढ़ना, ओके। क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ये प्रिपेयर करके नहीं आए होंगे ना, तो इसलिए आधे बच्चों के क्वेश्चन ऐसे ही गलत जा रहे हैं क्योंकि वो रिवाइज नहीं करके आए। पर एक्चुअल में इतना ही तुम्हें याद है। तो तुम्हें आज क्या पता चला कि तुम्हें एक चैप्टर पढ़ने के बाद कितना याद है, लेकिन जब तुमने क्वेश्चन लगाए ना तो जो क्वेश्चन में तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े ये तुमको हमेशा याद रहेंगे। तो अब जब तुम रिवाइज करोगे ना तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। ऐसा होता है, NCERT पढ़ी मैंने एक बार, लेकिन जब मैंने कुछ क्वेश्चन लगाने के बाद दोबारा NCERT पढ़ी तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ नया सीखा। होता है किसी के साथ ऐसा? NCERT पढ़ते हैं ऐसा लगता है कोई नया वर्ड दिख गया वहां पे। होता है तुम्हारे साथ? होता है, मेरे साथ होता है। तुम्हारे साथ होता है क्या? तो समझ जाना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, क्योंकि वो क्वेश्चन वहीं थे, वो वर्ड्स वहीं थे, लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। तो जिन लोगों ने सुबह बायोटेक की क्लास लगाई होगी उन्होंने NCERT खुद से पढ़ी थी बाद में? समझ में आया पहले से?
इट्स ए मैजिक, इट्स एक्चुअली लाइक अ मैजिक। द मोर यू अंडरस्टैंड उतना आपको उन चीज़ों का मतलब समझ आने लग जाता है। ऐसे तो होता है, ऐसे तुम सुनते हो ना, बहुत सारे कोट्स पढ़ते हो और अच्छे लगते हैं, कुछ समझ नहीं आते, लेकिन लाइफ में जैसे जैसे बड़े होते जाते हो ना, हर कोट का मतलब समझने आने लग जाता है। अब मैं जो पहले पढ़ती थी ना स्कूल टाइम में, मुझे आज समझ आता है। तो वो लाइफ का प्रोसेस है। तो जब भी तुम एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ नया सीखो, तो तुम समझ जाना तुम बड़े हो रहे हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। You are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. Okay. Which of the following pair of hormone would you add to the medium to secure shoot as well as root? कौन से हार्मोन डालोगे कि शूट भी बने रूट भी बने आर्टिफिशियल कल्चर में? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। यस, पी इज द आंसर। अगर अब मैं पूछूं ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा है साइटोकाइनिन से, तो पहले क्या बनेगा? मैम रूट्स। Roots. मैं Root. बोलूं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अमाउंट एकदम सेम है, तो क्या बनेगा? मैम रूट रूट and shoot both. वो और अगर मैं दोनों बोल नहीं। और अगर मैं बोलूं साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा है तो Shoot. Shoot. More ये faster. है 4 मार्क के क्वेश्चन विच यू ऑल डिड वेरी गुड। शाबाश, सब एकदम एक्टिव थे। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोएसए ऑफ किसके? ऑप्शन है IA. आंसर इज ए। और IAA स्टैंड्स फॉर मैम इंडोल 3 Indole इंडोल 3 एसिडिक एसिड। Acetic तुम acid. देख रहे हो, इसने ऑक्सिन नहीं लिखा, इसने इंडोल 3 एसिडिक एसिड लिख दिया। तो जो भी नाम मैंने तुमको याद करने को कहे हैं वो याद करने पड़ेंगे। ओके, ये तो खेला जा सकता है, इजी क्वेश्चन था, राइट? चलो ओके। अरे क्या नाम है तुम्हारी? कृतिका, बार बार नेट का इशू है शायद। ओके, ये तो हमने कर लिया था बायोएसए वाला ना। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट 11 कर रही हूँ मैं। व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रोज? कि प्लांट के ऊपर लाइट डाली तो ये बेंडिंग हो रही है। अब ये तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था ऐसे। तो व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द लाइट एज इट ग्रो? इसका आंसर क्या होगा? मैम बी ऑप्शन होगा। मैम तो अभी तुम्हारे साथ पढ़ेगी मैं तुम्हारे साथ क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ये तो मैंने पहले ही डाल दिए होते हैं। चलो, लाइट स्टिमुलेट प्लांट सेल ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर। जो लाइट साइड था जिस पर लाइट पड़ रही थी उसके सेल ग्रो करते थे। No, ma'am. No, man. No. Auxin accumulate on the shaded side, stimulating greater cell elongation there. Auxin शेड वाली साइड में इकट्ठा होता है और इलोंगेट करता है सेल को। इज इट ट्रू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रू। लेकिन जब तक मैं तीनों ऑप्शन और नहीं पढ़ूंगी तब तक तो नहीं मैं बता पाऊंगी, टू बी ऑनेस्ट, है ना? गलती हो सकती है मेरे से। ग्रीन प्लांट नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा ही ये नहीं ना। तो देखो, कुछ बच्चे सी सिर्फ इसलिए लिख देंगे क्योंकि वो ऑप्शन सही है, लेकिन ये भी तो देखो ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये पूछा ही नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट या सेंस नहीं बनाती। ग्रीन प्लांट सीक लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉफिक। हाँ ठीक है, फोटोट्रॉफिक है तो वो लाइट को उनको चाहिए होती है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी पूछा यहाँ। सो आंसर वुड बी बी, राइट? ऑप्शन। तो ध्यान से रहना उन स्टेटमेंट से, यही है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ध्यान से रहना उन स्टेटमेंट से जो तुमको कंफ्यूज कर सकती है, राइट? Yeah, ma'am. 13 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेसर? और अरे स्ट्रेस करने वाला एक हार्मोन था, ABA, abscisic acid. Abscisic acid. एब्सिसिक एसिड। इसका नाम ही ये है स्पेशल। तो ये तो जिसको नहीं याद है वो ABA के आगे से लिख दो। स्ट्रेस करता है, एसिडिक है ना? चलो, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन 14th इट स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो स्टोर्ड फूड है वो मोबिलाइज करने में कौन मदद करता है? ओके, ओशियन, इंटरनेट इज स्टिल गिविंग यू प्रॉब्लम? जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? 1 मिनट। ओके, बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। क्वेश्चन दिख रहा है? Ma'am, NCERT की बुक में. यस मैम। एनसीईआरटी दिख रहा है अभी भी? अच्छा, अब दिख रहा है? यस ma'am. मैम। ओके, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 14th। हाँ बताओ। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। कौन करता है उसके स्टोर्ड फूड को मोबिलाइज्ड?
मैम जिब्रेलिन। जिब्रेलिन श्योर? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। जिब्रेलिन होता है वही स्टोर्ड फूड को मोबिलाइज करता है। अगर हमने ये जिब्रेलिन के साथ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में तो नहीं लिखा था अपने नोट्स में, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। तो क्वेश्चन से हम अपने नोट्स भी अपडेट कर सकते हैं बड़ी ही चालाकी से। देखो तुम्हें पूरा पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में एक लाइन ऐड कर लो, इट स्टोर्ड फूड, इट मोबिलाइज स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। एक लाइन ऐड कर ली, तुम्हारा नोट भी अपडेट हो गया। क्यों? क्योंकि नीट वाले इस लाइन को इंपॉर्टेंट समझते हैं, इसलिए इस लाइन को हमें ऐड करना है। हो सकता है ना घूम फिर के हमें स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ ले, राइट? समझ आया? Yes, ma'am. हमें सीखना है, हमें अपने नोट्स को अपडेट करना भी साथ साथ में सीखना है। ओके 15. The pineapple which under natural condition is difficult to blossom has been made to produce fruit throughout the year by application of pineapple। बहुत पसंद है नीट वालों को। किस हार्मोन के साथ पढ़ा था हमने इसके बारे में? मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीन। ऑक्सीन के भी दो एग्जांपल हैं यहाँ पे, IAA, IBA। एंड Na and 2,4। तो इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीन? Na2,4-D. इसमें से कौन सा ऑक्सीन है जो सिंथेटिक है और जो नेचुरल है? Ma'am, Na2,4-D है। तो देखो ये वाला, यस ये है और मैम सिंथेटिक। सिंथेटिक और ये और IB नेचुरल है। यस सुनो, तो पाइनएप्पल का फूल निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है। मेरे को पाइनएप्पल बनाते रहना है भैया, मेरे को सप्लाई करनी है, मार्केट में डिमांड है क्योंकि नीट वाले पेपर बनाते टाइम पाइनएप्पल खाते हैं ना। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन है NaA2,4-D, ठीक है। और जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है प्लांट के अंदर जो नेचुरली बनते हैं दैट इज दिस। सो ये है नेचुरल वाले ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन लिखा होता तो मैं ऑक्सीजन पे टिक करती, लेकिन यहाँ पे ये लिख दिया है तो मैं इस पे टिक कर रही हूँ, राइट? तो मैं यहाँ से ये भी पता कर सकती हूँ, दो टाइप ऑफ ऑक्सीजन की भी यहाँ बात कर दी है, करेक्ट? डन। सो आंसर वुड बी A। ओके Done, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। नाउ थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट? टेम्परेचर और लाइट क्या कंट्रोल करते हैं प्लांट के अंदर? मैम स्लाइड शोनी हो रही है। लाइट शो नहीं हो रही हो रही है। बेटा? तुम्हें शायद थोड़ा धीरे से वो होगी, स्लो शो हो रही होगी। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है देखा जाए तो, है। थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट? लाइट की वजह से ऑक्सीजन का इफेक्ट तो थोड़ा कंट्रोल होता है ना। डार्क साइड पे ऑक्सीजन की अक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, राइट? तो डार्क साइड पे ऑक्सीजन चला गया तो बाकी साइड पे तो ग्रो होने लग जाएगी। तो मेनली जो आपको धूप से अगर कंट्रोल होता है तो इसको ऐसे सनफ्लावर से याद रख लेना कि धूप के साथ बहुत कंट्रोल होता है ना। जब धूप आती है तो फूल खिल जाते हैं, जब नहीं होती है तो वो बंद हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे धूप नहीं होती है तब वो खिलते हैं, जिसको हम ऑफिस प्लांट भी बोलते हैं। तो टेम्परेचर और लाइट मेनली क्या कंट्रोल करते हैं एक प्लांट के अंदर? फ्लावरिंग। हाँ राइट, फ्लावरिंग करते हैं। एपिकल डोमिनेंस जो कंट्रोल करता है वो है ऑक्सीजन। क्लोजर और स्टोमेटा कंट्रोल करता है आयंस। और फ्रूट इलोंगेशन कंट्रोल करता है, वो भी उसके हार्मोन्स करते हैं, है ना। लेकिन फ्लावरिंग जो मेनली कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है लाइट और टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी। अगर वो ना हो तो फिर बिना लाइट के फ्लावरिंग इज नॉट दैट पॉसिबल, राइट? कुछ ही प्लांट में होती है, करेक्ट? तो इसलिए इसका आंसर बी बनता है। क्लोजर और स्टोमेटा कर सकता है ना कि टेम्परेचर देख के मैंने सोचा कि स्टोमेटा का लॉजिक बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? क्लियर? बेटा समझ आया क्या हुआ? डन। बोल के नहीं रहे हो, वो नीचे बेल बजी थी ना इसलिए मैंने वो माइक बंद किया था। ऑलराइट चलो, इतने कम बच्चे होते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ आया। समझ नहीं आ रहा मुझे बता दो यार, मैं किसी और तरीके से भी पढ़ा सकती हूँ, मेरे पास बहुत है। आ रहा है मैम। पक्का आ रहा है? ऐसा तो हाँ क्या मेरी वॉइस लैग हो रही है? सच्ची बताओ। मैम पहले अच्छा समझ आ रहा है ना? Yes, अगर ma'am. समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, नहीं समझ में आ रहा है दैट इज फाइन, मैं किसी और तरीके से समझा दूंगी।
राइट। अगर तुमको इफेक्टिव नहीं लग रहा, क्वेश्चन नहीं करनी, सिर्फ थ्योरी करनी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करा दूंगी। ठीक है ये। कोर्स कर दो, कोर्स ज़्यादा आता है। ओके, सबसे पहले मुझे हैंड रेस करके बताओ, सबको मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेस करके बताना जरा। अच्छा, अब वो हैंड रेस रखना जिनको स्क्रीन भी दिखाई दे रही है और मेरी आवाज भी आ रही है और मैं भी दिख रही हूँ। राइट, ओके ओके, सो देयर इज एन इंटर मैम अभी डिस्कनेक्ट होगी। डिस्कनेक्ट नहीं हुई है वो, एक सेकंड रुक जा। ऑलराइट, ओके, हैंड डाउन कर लो। अच्छा, कुछ बच्चों का इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन? जिब्रेलिन के एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है उल्टा। उल्टा। पहले मुझे बताओ ऑपोजिट। मुझे ये बताओ, मैम। शोर तो नहीं आ रहा? नो मैम। ओके, बताओ भैया कौन सा हार्मोन था जिब्रेलिन के acid. उल्टू पुल्टू था? है एब्सिसिक चैट एसिड। में कौन लिखेगा? चैट में कौन लिखेगा? लिख दिया। यस, ब्रेक्सिडोमेंसी। अच्छा, एक मिनट, हर्षिका ने लिखा है। यस हर्षिका, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इतना सारा लिख कैसे गई? एब्सिसिक एसिड था जिब्रेलिन के खिलाफ। राइट, सो आंसर वुड बी सी, एब्सिसिक एसिड। ओके, ये देखो, ये अगर तुम देखो ये किस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत तरीके के नीट में क्वेश्चन होते हैं ना। ये क्वेश्चन कैसा है? डायरेक्ट टाइप की। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछो, उसका सीधा एक आंसर बनता है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड, सीधा एनसीईआरटी से आया है। तो जिनको लगता है एनसीईआरटी पढ़ने से नीट नहीं निकलता, देख लो यार, निकल तो रहा है ना। तो ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी के नोट्स हार्मोन के बहुत अच्छे से हमने करने हैं। राइट, चलो। 18th, phototrophic curvature is the result of uneven distribution of, ध्यान से पढ़ना, कैट में लिख। इसमें वर्ड बहुत ट्रिकी है, क्वेश्चन तो इजी है। ओशियन, इंटरनेट का अभी भी प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हुआ? नो मैम। देखो, कॉल करेगी क्लास के बाद? नहीं, कॉल करोगे क्लास के बाद? मैम नहीं है प्रॉब्लम। नहीं है तो फिर बीच बीच में कहाँ जा रही थी तू? 3 बार तो मैंने तेरे को एडमिट करा है। नो मैम। हाँ बेटा, पता नहीं चला तुझे? मैंने तुझे ही एडिट, ओशन एक ही है मेरी क्लास में, इतना प्यारा नाम है तेरा। हाँ, प्रॉब्लम तो चल रही है नेट की। चलो, फोटोट्रॉफिक कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? हम कहते हैं ना बैकबोन का कर्वेचर है, एक बेंडिंग सी शेप आना, उसको कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो बेंड होता है प्लांट के अंदर इन द इफेक्ट ऑफ फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक मतलब लाइट, तो लाइट देख के जो बेंडिंग हो रही थी, कौन से हार्मोन में हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट? आंसर इज डी। तो ये आंसर उसका गलत होगा जिसने क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझी। राइट, फोटोट्रॉफिक कर्वेचर एक साइंटिफिक वर्ड है ना। जिसको फाइटोक्रोम लगा, उसको लगा ना कि फाइटोक्रोम्स वो पिगमेंट होते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, ये तो हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फाइटोक्रोम नहीं आएगा। तो जस्ट बिकॉज दो वर्ड एक जैसे रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो करेक्ट आंसर है। इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन देन डू द क्वेश्चन, अदरवाइज डोंट डू इट, लीव इट। प्लीज अंडरस्टैंड, आप सीखो कि क्वेश्चन को छोड़ना कैसे है। समझ रहे हो? सबसे मुश्किल लाइफ में किसी को छोड़ना ही होता है ना, राइट। तो क्वेश्चन को छोड़ना कैसे है, तुमको ये सीखना है। नेगेटिव मार्किंग से वही बचाएगा, और सिलेक्शन उसी की होगी जो नेगेटिव मार्किंग से बच जाएगा। पॉजिटिव मार्किंग करने की पोटेंशियल इस क्लास में इस टाइम 71 बच्चे, 71 के 71 के पास है, राइट। लेकिन नेगेटिव मार्किंग से बचने की पोटेंशियल हमें सीखनी पड़ती है। जो सीखेगा वो सारे एंट्रेंसेस, जो भी एंट्रेंसेस लाइफ में देगा वो क्रैक कर जाएगा, क्योंकि इंडिया में तकरीबन हर एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो फोटोट्रॉफिक कर्वेचर मुझे नहीं समझ में आया तो मैं वो क्वेश्चन जाने दे रही हूँ कि यार छोड़, मैं दूसरा क्वेश्चन कर लूंगी, दूसरा मुझे मिल भी जाएगा अगर मैंने पढ़ाई करी है तो। राइट, गॉट इट? गॉट इट मैम। बहुत बढ़िया, चल आजा फिर इसको खत्म करते हैं फटाफट। फोटो, अच्छा ये तो कर लिया हमने, हटाओ इसको। वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन इज, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का लाइन है ये। चलो स्टार्ट करो। 19 और 20 दोनों का आंसर लिखना जरा, 30 सेकंड देती हूँ। स्टार्ट।
ये एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्टली। जिसने हार्मोन के बाद एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी और अपने नोट्स अपडेट करे होंगे उसको ये क्वेश्चन आता होगा, और ये आपको करना है। आपके हिस्से का हार्डवर्क तो आप ही करोगे ना। फिफ्टीन सेकेंड्स। Good. Okay, stop. One of the commonly used plant growth hormone in tree plantation is मैम एंडोल 3 एसिटिकेस। और इसकी शॉर्ट फॉर्म है IAA, और इसी को हम क्या बुलाते हैं? नेचुरल नेचुरल ऑक्सीजन। राइट। सो आंसर इज डी। एनसीईआरटी की लाइन है एग्जाम्पल, तो मैं जब ऑक्सीजन का नोट जहां मैंने लिखा है ना उसमें नीचे लिख दूंगी एग्जाम्पल में टी प्लांटेशन। ठीक है, तो जब भी मैं पढ़ूंगी ना ऑक्सीजन को रिवाइज करूंगी मुझे याद रहेगा टी प्लांटेशन इसमें एग्जाम्पल है। और तुमको ना यही छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नीट से पहले ना एक तो थक गए होंगे बोर्ड्स देने के बाद भी, और जिन्होंने ड्रॉप किया वो पूरा साल पढ़ने के बाद भी वो छोटे छोटे नोट्स से रिवाइज कर पाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो करनी है ना, तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो। चलो, रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय, क्या आंसर होगा इसका? बी। क्योंकि रूट डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें बी चाहिए, राइट। बी के आगे और किसी को नहीं देखने वाले हम। गुड, चलो नेक्स्ट। 66 खत्म होने वाला है। दोनों क्वेश्चन फटाफट फटाफट फटाफट। मैम शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रहे? हो रही है। अब हो रहे? यस मैम। कर ले गए फटाफट। स्टार्ट। 30 सेकंड दूंगी, लंबा है ना। ओके, आंसर आने का। वेरी गुड आंचल, वेरी गुड। दिवेश नहीं बेटा। जतिन दोबारा देख। गुड उज्जवल, गुड शिवानी। अस्मिता, अभी इतनी देर से क्यों आए हो? नवीन, नवीन का नेट स्लो है बेचारा, फिर से अपडेट होगा। ओके चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। स्टडी द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सिलेक्ट 2 करेक्ट वन। बेटा हमें किस सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को पढ़ के क्या करते हैं? मैम अंडरलाइन। हाँ, और अगर यहाँ इनकरेक्ट होता तो भी मैं अंडरलाइन करती, राइट। ये तो हमने मॉर्निंग की क्लास में देखा था ना कि अगर हम अंडरलाइन करके ना लिखे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, करेक्ट है ना? यस ओके। सो अब हमें 2 करेक्ट स्टेटमेंट होंगे, तो मैं ऐसे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व करती हूँ, ठीक है। और अगर मेरे पास आंसर शीट और मेरा क्वेश्चन मेरे सामने, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी 66। मैं एक्चुअल में ऐसे करूंगी ABCD, ठीक है। और फिर मैं यहाँ लिखूंगी सही है गलत है, सही है गलत है, ऐसे मैं ऐसे करती हूँ। क्योंकि अगर हम कोई पेपर देने जाते हैं, हमारे सारे मोस्टली ऑनलाइन होते हैं, तो हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। हम भगवान थोड़ी है देख क्या है बता देंगे ये सही है, गलत तो हमारा भी हो जाता है ना। सो हम भी ऐसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। So definition of biological species was given by Ernst Mayr. Is it true? Ernst Mayr ने दी थी definition of biological species। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? चलिए बता दे, मैं वैसे ही छोड़ दूंगी तुम्हें। इन्होंने दी थी बायोलॉजिकल स्पीशीज, अर्न्स्ट मेयर। हाँ भाई इन्होंने दी थी, इन्होंने दी थी भाई, नहीं इन्होंने दी थी, ठीक है पक्का। ये बायोलॉजी उसी फर्स्ट चैप्टर का, ये कहीं और भी पढ़ा है तुमने? नो मैम, फर्स्ट पेज लिविंग वर्ल्ड के सामने साइंटिस्ट की फोटो। ये देख, ये है, इसको याद, क्या बात है, शाबाश। लेकिन फिर भी अर्न्स्ट मेयर का नाम इकोलॉजी में भी आता है एक बार, जब हम स्पीशी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब उनका जिक्र भी होता है, पर इसको वहां से याद हो तो वही बड़ी बात है। फोटोपीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फोटोपीरियड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, सत्य है ये, सत्य है ये। अरे क्यों नहीं इफेक्ट करता भाई? फ्लावरिंग क्या होती है? फ्लावरिंग होती है इसलिए कि पोलन ग्रेन आए और रिप्रोडक्शन हो, तो लाइट तो इफेक्ट करती है ना। फोटो पीरियड कितनी देर उसमें लाइट है, वो तो उसकी सेक्सुअल साइकिल को पूरा इफेक्ट करती है। तो बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने दिया था।
नो मैम नो मैम प्लस दिया लिखिए। मैम किसने दिया था? कार्सली हाँ, लीड। कार्लस जी ने लिया था। कार्लस इसने जी। क्या बोल दिया? सी तो गलत है अपना। डी, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक जैसा फीचर होता है इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो डिवाइड मैम करता है तो यस वो 2 मैम सेल भी बना देता है और उसका साइज भी इंक्रीज होता है। तो ये डी वाली भी सही है। अब देखो, हाँ दिवीश बोलो। गलती से कर लिया था ऑन। अच्छा, तो सो अब मुझे देखो साइड में मुझे क्या मिल गया? मेरे को ए सही है और बी सही है, डी सही है, और मुझे ढूंढना क्या है? मैं अब देखो, अब मैं क्वेश्चन पे जाऊंगी। 2 करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी मुझे, ठीक है? तो करेक्ट स्टेटमेंट है मेरे पास डी और ए और डी का ऑप्शन का है। ए और डी, ए और डी, ए रहा सी। मैं आंसर इज सी। अब ये गलत नहीं हो सकता, तो स्टेप बाय जाना होता है लंबे क्वेश्चन पे। तो जिनको स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है उनको क्या करना है? सबसे पहले उनको पढ़ना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को कर लेना है अंडरलाइन। फिर सेकेंड स्टेप उनको क्या करना है? उनको स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। लिख लो कहीं पे, स्टेटमेंट को वहीं सॉल्व करो। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा? सिलेक्ट आंसर। सिलेक्ट कर लो आंसर, करेक्ट आंसर मिल जाएगा तुमको। और फोर्थ स्टेप क्या होगा? चेक क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, और फिर अपनी आंसर शीट में उसको टिक करना है। समझ आई? यस मैम। मैम ये स्टेप लिख लो, ये काम आएंगे बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। ओके, चलो लास्ट। फोटो पीरियडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन, किस में पढ़ा था फोटो पीरियडिज्म का कॉन्सेप्ट? टोबैको टोबैको में पढ़ा था। टोबैको की पिथ में क्या पढ़ के हमने एक और हार्मोन भी डिस्कवर किया था? साइटोकाइनिन। साइटोकाइन। एक ने साइटोकाइनिन बोला तो सारे बोलेंगे हैं, ये तुम खुद ही देख लेना। लेकिन टोबैको बहुत जगह यूज हुआ है, ठीक है? और टोबैको के अंदर ही हमने बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा है? इसके ऊपर कीड़े लग जाते थे इसकी रूट्स पे। निमेटोड। आरएनए इंटरफेरेंस का। आरएनए इंटरफेरेंस का पढ़ा था। मिलेडोगानी। मिलेडोगानी इनकॉग्निशन। रिलेट कर सकते हो ना? यानी कि टोबैको प्लांट इंपॉर्टेंट है, नीड भी मानता है, तो आरएनए इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। राइट, डन। चलो, डन मैम। क्या टाइम बचा है? 7:56 बहुत टाइम बचा है। आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर बावली, ये तो मैंने ही बता दिया तुझे। 11th है। इसमें जो हम सबसे मुझे तो हर्षिका लिखो, चैट में लिख दो, मैं करती हूँ। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम पढ़ पाए ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, आधा घंटा है हमारे पास, तो आई होप कि हम ये इतना कंप्लीट कर पाए और इसमें 2-3 क्वेश्चन लगा के चले जाएं। ठीक है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और परसों इसके ऊपर दबादब हम कोशिश करेंगे 1 hour 15 minutes में कम से कम 60 क्वेश्चंस कर दें। ठीक है, अपना ये टारगेट होने वाला है। ओके, और कल सुबह 6 बजे क्लास है जिसमें हम बायोटेक के बचे हुए क्वेश्चंस खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। हेट्रोफिली था हर्षिका, मैंने तुमको एग्जाम्पल कराया था ना। कौन सा प्लांट था ये जिसमें उसके लीव एक में बड़े होते हैं और एक में एक, वही जब हमारा बटरकप है ना। तो बटरकप तुम्हें 2 टाइप के लीफ की एनाटॉमी मोर्फोलॉजी दिखा रहा है। राइट, तो 2 टाइप के लीफ तुमको मिल रहे हैं बटरकप में, इसको कहते हैं हेट्रोफिली। ठीक है, हेट्रोफिली का मतलब है कि तुम्हें डिफरेंट वेराइटी ऑफ लीफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, दिस इज हेट्रोफिली। ठीक है, यो मैम। ओके, दूसरा जो तेरा कॉन्सेप्ट है वो मैं तुझे डिटेल में कराती हूँ। थोड़ा सा ये करा दूँ डिफ्यूजन वाला, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस मैम। ठीक है मैम। अस्मिता कोई बात नहीं, एम्स वाले क्वेश्चन लगवाऊंगी ना मैं, वो तो नहीं करे ना। ठीक है, चलो, तो इस वाले चैप्टर में तुम्हें क्या करना है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। यार ये बच्चे जो 8 बजे आ रहे हैं, तुम क्या पढ़ोगे अब? है इतनी देर से आते हो, कोई बताओ। चलो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन के अंदर हम जो टर्म्स पढ़ेंगे जिसमें से नीट का एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इजी चैप्टर है ये, तो क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं, इसलिए हम इसको एक बार करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में हम हर एक टॉपिक करके जा रहे हैं। राइट, सिर्फ हम एनाटॉमी और मोर्फोलॉजी को अभी छेड़ नहीं रहे हैं। करेक्ट, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में तुम वो टर्म्स पढ़ोगे, सुना है ना, डिफ्यूजन, और तुमने सुना होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना।
तो मेनली ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में हम ये पढ़ेंगे, और इसमें हम ऑस्मोसिस वर्ड भी सुनते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर हम पोटेंशियल सुनते हैं, प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ये वाली पोटेंशियल वाले वर्ड सुनते हैं, ये करके जाएंगे हम लोग पोटेंशियल वाले, ठीक है। उसके बाद हम जो मेन करेंगे वो करेंगे कुछ मिक्स टॉपिक है। मिक्स टॉपिक जैसे गस्टेशन क्या होती है, स्टोमेटा क्या होता है, ये सब वाले टॉपिक बड़े बेसिक से हैं, ठीक है। और लास्ट में हम करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर तुम एनसीईआरटी में लास्ट में एक पेड़ का डायग्राम बनाया ना इस चैप्टर की, और वो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट तुम्हें दिखाते हैं, वो वाला करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन से और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। जी मैम। ओके बेटे, चलो। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में अगर मैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन की बात करूँ तो कौन सी मेम्ब्रेन है, मैं पहले तो बात करूँ प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल के पास कौन कौन सी आउटर मेम्ब्रेन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी। एक तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हर एक सेल के पास होती है ना, प्रोक्रियोटिक हो या यूक्रियोटिक हो। और प्लांट सेल के पास एक और मेम्ब्रेन होती है फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि वो इधर उधर भाग नहीं सकते ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल से चीजें मूव कर जाती है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है किसमें? अच्छा, ये रेडमी 11T कौन है, अपनी क्लास का है? पता नहीं मैम। ओके, सो अब देखो, सेल वॉल। अच्छा सेल वॉल, ओके। अब हमें क्या समझना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस चीजें कैसी जाती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर कैसी होती है? सेमी परमेएबल। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमेएबल? सेमी परमेएबल। इसका मतलब क्या होता है? It will only allow the selected material to pass through it. मतलब सेमी मतलब The पार्शियल, protection सेमी मतलब पार्शियल। मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी कैसा तैयार है, तुम मुझे बोलो सेमी, सेमी प्रिपरेशन हो रखी है मेरी, मतलब कुछ तो तैयार है कुछ तैयार नहीं है। तो सेमी मतलब पार्शियल, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीजों को पास होने देती है अपने अक्रॉस। पास से मतलब है अंदर आने देती है और बाहर भी जाने देती है सेल से, और कुछ चीजों को नहीं पास होने देती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसे सेमी परमेएबल बोलते हैं, राइट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर मुझे कोई बच्चा मदद कर देगा तो फिर तो आसान हो जाएगा कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं माइक्रोस्कोप के अंदर रख देती हूँ, है, स्टेन वेन करके। अब मैं इसको देखूंगी तो मुझे दिखेगा कैसे ये बावला? लिपिड्स। ट्यूब होगा इसमें। इसके पास होती है लिपिड की बाइलेयर, है ना। लिपिड क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल। तो लिपिड की इसके पास 2 लेयर होती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। अब ये थोड़ा सेल वाला पार्ट आ गया ना, ये तो हम सेल में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा पार्ट हमें यहाँ कवर करना पड़ेगा अगर मुझे ट्रांसपोर्ट तुम्हें पढ़ाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेयर कर लो, बेसिक्स पे जा रहे हैं हम लोग। और इस लेक्चर के बाद ना आप लोग क्या पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से चैप्टर में है ये? सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, 10 मिनट लगेंगे लेकिन तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की लेयर से बनी होती है। तो लिपिड का एक मॉलिक्यूल कैसे दिखता है? उसके पास एक सर होता है और उसके बाद 2 पूंछें होती है ना। पूंछें ऐसे बना दो, ठीक है। अब अगर मैं सर और पूंछों की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा साइड में बना देती हूँ, भाई यहाँ छेड़ूंगी तो बुरा ना मान जाए। तो एक सर है और 2 पूंछें हैं। सर को पानी पसंद होता है या नहीं? नो मैम। नो मैम। वाटर, इट इज हाइड्रो, No, ma'am. Philic. फिलिक। हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब है जिसको पसंद है, हाइड्रो मतलब पानी, तो जिसको पानी पसंद है वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। और जो लिपिड है ना वो फैट है। कभी देखा तेल पानी के साथ मिक्स तो होता है कभी? नो मैम। तेल्स है, फैटी एसिड की तेल, इनको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डरना, ठीक है। तो लिपिड का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोफिलिक भी होता है और हाइड्रोफोबिक भी होता है, राइट। उसकी टेल हाइड्रोफोबिक होती है और उसका हेड हाइड्रोफिलिक होता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? एम्फीफेटिक। इट्स एन एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल जिसके पास पानी से डरने वाला स्ट्रक्चर भी है और पानी को पसंद करने वाला स्ट्रक्चर भी है। तो हमारी पूरी बॉडी में जो लिपिड है वो एक हाइड्रो एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा और कौन सा स्ट्रक्चर है जो एम्फीफेटिक होता है नेचर में? वन मोर एग्जाम्पल भी है, स्पेलिंग चेक कर लेना एम्फीफेटिक की। दिस इज द बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट सुने? मैम। फैट के डाइजेशन में मदद करते हैं ना, और बेसिकली क्या करते हैं, जो फीसिस होते हैं उनको कलर भी यही देते हैं। तो जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो भी एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो मेरे को यहीं से ना मैंने नोट बना लिया, देखो एक ये एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल है और एक लिपिड वाला एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल है, राइट। इसको हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं और इसको
चलो लिपोफोबिक भी कहते हैं क्योंकि लिपिड का है ना, पर हाइड्रोफोबिक इतना काफी है। ठीक है, डन, इतना लिख लिया। डन मैम। अब देखो 2 चैप्टर यहाँ कंबाइन हो गए ना, ऐसे ही बायो कंबाइन होते होते चलती है, मजा आता है। चलो अब इसकी क्या है, लिपिड की बाई लेयर, पता है क्यों? अच्छा मेरे बाई लेयर है क्यों देखा जाए तो, यार देखो अगर मैं एक मॉलिक्यूल, ऐसे ये सेल है ना, अब अगर मैं एक ही मॉलिक्यूल बनाती लिपिड का, मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ऐसा बनाती, तो मुझे बताओ जो उसकी टेल है वो तो पानी से डरती है, और सेल के अंदर क्या मिलता है? वाटर। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, बहुत बढ़िया, वाटर। तो ये इसकी जो दोनों टेल है वो तो ऐसी होती है, भगवान बचाओ हमें कोई। इस वजह से ये डबल लेयर बना लेती है। जब डबल लेयर बनाती है तो ये क्या करती है, लिपिड भी वो शाना है, कहता है रुक, अरे एक पूंछ यहाँ कर दो और एक सर यहाँ लगा दो। तो कुछ इस तरीके से डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है ये, ताकि सर ही पानी के कांटेक्ट में आए, आउटर साइड भी और इनर साइड भी। अब समझ आया लिपिड की बाई लेयर क्यों है? यस मैम। ताकि दोनों तरफ से, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म से भी बच पाए, और जो बाहर पानी है, बाहर वाले पानी को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इससे भी बच पाए, राइट। तो ये है लिपिड की बाई लेयर, इतना क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो लिपिड की बाई लेयर तो हमने बना ली बहुत बढ़िया से। मैं यहाँ बना देती हूँ जिस बच्चे को डाउट था। अब ये तुम इसकी फोटो खींच लो। अच्छा, खींच ली? मैम खींच ली? यस मैम। अच्छा, किरणा, दिव्या, बेटा इतनी देर से क्यों आए हो? थोड़ा और देर से आती। कहाँ थी मैम? बट बायोटेक में तो। हाँ बोले बोले। मैम क्लास बंद हो गई थी नेटवर्क की वजह से। अच्छा ऐसा है। हाँ भाई, हाँ भाई चंदेल साहब, क्या बात हो गई? छोड़ दी पढ़नी? ज्यादा आ गया तुझे? नो मैम, अभी सोलन पहुंचा जस्ट अभी। कहाँ घूम रहा है तू? पेपर आ गया तेरा? यस मैम, मैं घर गया हुआ था, अभी आया। तो घर में क्लास लेना बना कर रखा है मम्मी ने? क्लास नहीं लेनी? नहीं है बेटा, तू जरा क्लास के बाद फोन करी, और तू तो मुझे फोन जरा जरूर करियो। तेरे को मैं करने वाली थी फोन, रह गया मेरा। तेरा मुझे फोन करियो, तू आता कैसे नहीं है तू क्लास में, है? चलो ओके। अच्छा ठीक है, सॉरी, गॉट इट। फिर भी मुझे एक बार फोन करियो फ्री होके, ओके? बता दिया करना। चलो लिपिड की बाई लेयर है ये। अब देखो इधर आओ सारे के सारे। जो लिपिड का ये जो मॉलिक्यूल है, ऐसे बना दिया मैंने। अब देखो ये कुछ चीजों को ना मूवमेंट अलाउड कर दे, इतना चालाक है ना ये। वो है, क्या होता है यार, क्या बोलते हैं उसको साइंटिफिक वर्ड, जो बड़े चालाक सा होता है ये नेचर में, कुछ चीजों को अलाउड करता है कुछ को नहीं, क्या वर्ड होता है? सेमी परमेबल। हाँ, ये साइंटिफिक वर्ड याद रखने हैं ना, इसी से पेपर आता है। तुमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा था। तो कुछ चीजों को तो अलाउड कर देता है, जैसे कि कैसे चीजों को अपने आसपास अलाउड करेगा? पहले मुझे बताओ, इसको देख के बताना। ये अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो मुझे बताओ इसके पास ज्यादा क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट या हाइड्रोफिलिक पार्ट? हाइड्रोफोबिक मोर है ये। देखो देखो, ऐसी चीजें लिखी नहीं होती है एनसीईआरटी में, पर इस पे ध्यान देना होता है। टेल देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टेल है जो पानी से डरती है, और सर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 सर है जो पानी से प्यार करते हैं। ऑब्वियसली 12 जीत गया ना, तो ये ज्यादा हाइड्रोफोबिक है। तो ये किस मॉलिक्यूल को अपने पास से आराम से गुजरने देगी? जो हाइड्रोफोबिक हो उसको कहेगी आजा, अपन तो भाई भाई हैं, साथ में गुजर जाए। एंड स्मॉल हो साइज में, जो साइज में बहुत स्मॉल है और हाइड्रोफोबिक है, उन मॉलिक्यूल्स को ये प्यार से निकलने देती है, राइट? नहीं शमा, इक्वल कैसे है? एक सर के बाद 2 टेल है ना, इक्वल नहीं है। टेल्स होती है इनकी। एक मॉलिक्यूल के पास 2 टेल होती है ना, तो ऑब्वियसली ना टेल ज्यादा डोमिनेटिंग हो गई ओवरऑल, राइट? समझ आया? मैं तो रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा मुझे? ठीक है, मैसेज में लिख दिया। ओके ओके, तो जो हाइड्रोफोबिक होंगे या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल हो, वो आराम से घुसते हो। अब इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है हमारे पास, क्या? गैसेस। गैसेस फ्रीली मूव करती है, वो पैसे वैसे नहीं देती, वो मस्त ऐसे ही मूव कर जाती है, इसको तो पता भी नहीं चलता गैस मूव कर रही है। तो ये मेरी ऑक्सीजन कैसे आएगी? हुई सेल से बाहर, ये मेरी ऑक्सीजन यहाँ थी,
ये भी आ गई सेल से अंदर, ठीक है। या मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोल देती हूँ, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। सो सेल ये साइटोप्लाज्म है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर, सबको पता चल जाए। तो ये तो आराम से मुड़ गई। तो गैसेस जो होती है वो आराम से मूव कर जाती है, कोई एनर्जी नहीं रहती, चुपचाप निकल जाती है। इनको हम बोलते हैं किस टाइप की मूवमेंट? पैसिव डिफ्यूजन। ओके, तो अब आ गया हमारे पास डिफ्यूजन वाली टर्म। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं तुम्हें डिफ्यूजन पढ़ाऊं। 10 मैम। ठीक है, तो अब जो डिफ्यूजन होती है वो दो टाइप की होती है हमारे पास। पहले मैं तुमको ट्रांसपोर्ट ही करा देती हूँ, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। मैम पैसिव का मीनिंग स्लो होता है, पैसिव का मीनिंग विदाउट एनर्जी होता है, स्लो नहीं होता, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस, अब ये देखो ये है जो तुम्हारा लाइफ सेविंग चार्ट है, अक्रॉस मेम्ब्रेन आर ऑफ टू टाइप्स। कोई बता सकता है? एक एनर्जी लेता है, दूसरा एनर्जी नहीं लेता है। एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव। एक्टिव पासिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव वाले वो जो चुपचाप निकल जाते हैं, पैसा नहीं देते। एक्टिव वाले वो कहते हैं हर स्टेप पे पैसा लेंगे, राइट। तो पैसा सेल के अंदर कौन सा होता है? यूज एटीपी। इसके पास यही नोट है, एटीपी ले लो, एटीपी ले लो। और पैसिव वाले में नो यूज ऑफ एटीपी। ये रहा है नीट का 1-3 मार्क का क्वेश्चन। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है उसके अंदर भी दो चीजें यूज होती हैं फैसिलिटेट करने के लिए। फैसिलिटेटेड वो डिफ्यूजन है जिसमें ये बच्चा घर से स्कूल नहीं जा सकता, इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। राजकुमार है ये अनीश है हमारा, इसको उठा के लेके जाएंगे हम, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी दो टाइप की होती है जो डिफ्यूजन में मदद करता है, ठीक है। एक होती है कैरियर प्रोटीन आता है उसके अंदर, ऐसी बना लो चार्ट। चार्ट दिख रहा है ना? मैंने थोड़ा नीचे बना दिया, दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। ओके, एक होता है कैरियर प्रोटीन और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा, एक तो कैरियर प्रोटीन होता है और दूसरे को क्या कहते हैं? ये तुमको बिल्कुल नहीं आता। एक होता है कैरियर प्रोटीन, तो दूसरे को क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा, रुकते हैं यहाँ पे, आते हैं। आओ, पैसिव ट्रांसपोर्ट में मुझे सिर्फ इतना, ये चार्ट सिर्फ इतना फ्लो चार्ट देख के इतना बता देना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी यूज होगा या नहीं। नो मैम। तो हाँ, तो मेरी बात सुनो, हर चीज को याद करना जरूरी नहीं होता, कभी कभार चीजें सामने ही होती है। सामने दिख रहा है ना, तो एटीपी यूज नहीं होगा। तो मैंने पहले लिख दिया पैसिव डिफ्यूजन के आगे ही तो है डिवीजन, तो नहीं यूज होगा एटीपी, राइट। यही मेन डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। तो इसकी फोटो लेंगे। ठीक है, चलो, कहाँ थी मैं? सिंपल डिफ्यूजन पे थी ना, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन के कुछ पॉइंट्स तुमको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हारी थोड़ी स्पीड बढ़ाती हूँ। देखो, सिंपल डिफ्यूजन में एटीपी यूज हो रहा है? नो मैम। नो एटीपी यूज। सिंपल डिफ्यूजन किसके अगेंस्ट होता है? देखो, अगर एटीपी यूज नहीं हो रहा, फिर भी किसी मॉलिक्यूल को इधर से उधर जाने के लिए कुछ तो रीजन होना चाहिए ना उसके पास जाने के लिए। तो सिंपल डिफ्यूजन कैसे होगा कि अगर मैं एक डब्बा ले लूँ, वही हमारे साहिल का फेवरेट डब्बा बना लेते हैं हम, उसको डब्बों से ज्यादा अच्छे से समझ आता है ना। हाँ, ये ले, फैसिलिटेटेड का दूसरा पार्ट बताओ, मैं नहीं बता रही, खुद से देख के आई हूँ। अगर मैं बीच में लगा दूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रही हूँ, तो मैं हमेशा ऐसे लिखूंगी। तो अगर एक मॉलिक्यूल को जाना है, हाँ बता होगा अंशुल, बता रही हूँ। अगर एक मॉलिक्यूल को जाना है, लेट्स से ए साइड और बी साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं हमारे, किसके? ऑक्सीजन के, ठीक है। ये O2 है, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करी हुई। यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थोड़े कम बड़े हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन कब होगा कि ये अंडरस्टूड है कि जहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, उस कमरे में जगह कम है। तो जैसे ही अगर मैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का पास आएगा और वो उसको क्रॉस करने देती है, तो सारे मॉलिक्यूल किस तरफ जाएंगे?
बी सेगमेंट की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेस ज्यादा है ना, तो वो आराम से घूम पाएंगे। तो देखो कोई भी मॉलिक्यूल जैसे आसपास इस टाइम भी एयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह पे खड़े नहीं रहते, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इतना हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, है ना। तो मॉलिक्यूल जहां पर ज्यादा अमाउंट में होते हैं वो कम अमाउंट वाली जगह पे चले जाते हैं ताकि उनको ज्यादा स्पेस मिल पाए। ये बात समझ आई? यस मैम। तो मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम ए टू बी। सो मॉलिक्यूल मूव कैसे करते हैं? मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अपने आप मूव कर जाते हैं, उनकी नेचर है, क्योंकि वो हर टाइम मूव करते रहते हैं। कभी भी कोई सिस्टम कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा मूवमेंट रहती है उसके अंदर। कोई चीज कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट है तो धरती रुक जाएगी, धरती भी तो हर टाइम हिलती रहती है ना, मूव कर रही है अपनी एक्सिस पे, राइट। सो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब दिक्कत ये आती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन होती है अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। बेटा हमें कोई एरिया भी लेना है, ऐसा नहीं है कि तुम अमाउंट की बात करोगे सिर्फ, ठीक है। तो किसी मॉलिक्यूल का अमाउंट, जैसे इसमें कितने मॉलिक्यूल है? 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 6 मॉलिक्यूल है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो मुझे इसका एरिया भी वैसे पता होना चाहिए, चाहे वो लीटर में लिखूं या मैं किसी में भी लिखूं। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, तो जब हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे याद करूंगी? मैं बना लूंगी एक पहाड़, मेरा माउंटेन। अब मुझको बताओ कि माउंटेन के ऊपर यहाँ पर खड़ी है हमारी प्यारी सी, कौन खड़ी है हमारी यहाँ प्यारी सी? मीनाक्षी है। अब मीनाक्षी को अगर पहाड़ से नीचे उतरना है, उसको बहुत मेहनत लगेगी या पहाड़ चढ़ने में मेहनत लगेगी? चढ़ने में मेहनत चढ़ने में जब पहाड़ से ऊपर चढ़ रही है हमारी, कौन चढ़ रही है? हमारी चढ़ रही है शमा। तो हमारी शमा तो पहाड़ चढ़ रही है और मीनाक्षी हमारी पहाड़ उतर रही है। तो मेहनत कहाँ लगी? चढ़ने में, राइट। तो जब भी पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो मेहनत लगेगी, यानी एटीपी यूज हो गया, है ना। रुक के बीच में मैगी भी तो खाएगी। और जब ये नीचे उतर रही है तो कोई मेहनत नहीं लग रही है, तो स्किट करती मस्त जा रही है, राइट। तो यहाँ पे नो एटीपी यूज होगा, है ना, नो एटीपी, ठीक है। तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने को अगर मैं बोल दूं अप हिल, तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा। और पहाड़ से नीचे आने को अगर मैं बोल दूं डाउन हिल, तो बुरा तो नहीं मानोगे भाई? नो मैम। इसको बोल दो डाउन हिल। अब अगर मैं यही लाइन यहाँ ऊपर लिख दूं डिफ्यूजन के साथ, दैट डिफ्यूजन इज अ डाउनहिल प्रोसेस, दिक्कत तो नहीं? नो मैम। डिफ्यूजन इज अ डाउनहिल प्रोसेस। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं डाउनहिल प्रोसेस होता है। ऐसे याद रहेगा पहाड़ के साथ, भूलेगा तो नहीं कोई? और मैं इसके साथ एक और लाइन लिख दूं, अगर एक और लाइन ऐड कर दूं अगर, कि मॉलिक्यूल्स मूव, ये MOL इज मॉलिक्यूल, मूव अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? सिर्फ वो कैप का गेम है, ये सब आता है तुमको। कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे पता चल गया, मॉलिक्यूल का नंबर बोल रहे हैं। ग्रेडियंट का क्या मतलब है? डिफरेंस इन अमाउंट। किसी भी अमाउंट का डिफरेंस हो जाए किसी एरिया में तो उसे कहते हैं, इसका इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी बात का क्या मतलब है कि ये एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया तो मैं कहूँगी वाटर कॉन्सेंट्रेशन है इस ग्लास के अंदर। सेकंड केस में मैंने क्या किया, ये ग्लास है, इसके बीच में मैंने एक लेयर लगा दी, एक कुछ भी डाल दिया, मतलब पॉलीथीन के, प्लास्टिक का कुछ डाल दिया। अब मैंने कर दिया यहाँ पर पानी डिवाइड, यहाँ पानी है, ठीक है, यहाँ भी पानी है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी घोल दी इस एरिया में, उस एरिया में घोली नहीं। तो तुमको दिख रहा है कि यहाँ पर चीनी के मॉलिक्यूल है, शुगर है, यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल है नहीं, नो शुगर, ठीक है। तो शुगर के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आ गया ना, एक जगह पे वो प्रेजेंट है और एक जगह मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो मैं कहूंगी शुगर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, शुगर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। तो शुगर के मॉलिक्यूल का जो अमाउंट का फर्क क्रिएट हो गया ना एक सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। समझ आई ये बात? यस मैम। ठीक है, ये लो प्रीवियस स्लाइड करो, क्लिक कर लो, क्लिक कर लो। तो मॉलिक्यूल मूव अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो कॉन्सेंट्रेशन, देखो डिफ्यूजन नहीं होगा,
ध्यान रखना डिफ्यूजन नहीं होगा। अगर सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाला सरफेस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, मेरे हाथ की तरफ देखना। तो अगर ऑक्सीजन की मूवमेंट बता रही हूँ मैं, और ये सिमरन चौधरी अभी आ रही है तो अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ जाएगा ओनली जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो, मतलब बाहर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। अगर दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब ऑक्सीजन के अमाउंट में फर्क आता है एक मेम्ब्रेन के अराउंड, तभी मॉलिक्यूल मूव करते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. तो जरा फोटो लेना है इसकी। Really, ma'am. ये ली, पक्का सबको समझ आया? Yes, ma'am. ओके, राइट। तो इसकी भी ले लो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? क्लियर टू ऑल? Yes. हेमराज समझ आ रहा है ना? यो मैम। ओके, ठीक है। तो डिफ्यूजन, अरे जुकाम हो गया तुझे? सिंपल डिफ्यूजन में कोई एनर्जी यूज नहीं हुई है, मॉलिक्यूल हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, डाउनहिल प्रोसेस है एंड अनलिमिटेड चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डन, एग्जांपल याद कर लिए गैसेस का मॉलिक्यूल। अब सिंपल डिफ्यूजन के बाद चलते हैं हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के पास, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के पास क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। एफ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एफ से ही मैं याद कर लूंगी, एक चीनी होती है जो बहुत मीठी होती है, सबसे मीठी होती है, क्या नाम है उसका? Fructose. फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की प्रॉब्लम पता है क्या है? फ्रक्टोज का साइज बड़ा है, बिग साइज, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मस्त आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चला जाता है, लेकिन मोटू है, क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो जब वो क्रॉस नहीं कर पा रहा तो उसे एक फैसिलिटी चाहिए कि कोई आके उसे क्रॉस कराए। जैसे एंट्रेंस एग्जाम आप कर रहे हो, लेकिन यार अकेले कितना पढ़ोगे, तो कोई आ जाए और तुम्हें एंट्रेंस का पढ़ा जाए तो अच्छा हो जाएगा ना, फैसिलिटी मिल गई। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है जब कोई फैसिलिटी मिल जाए सेल को कि वो मॉलिक्यूल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले आए। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होता है या उसी साइड होता है? सबसे पहले एटीपी यूज होगी। No, ma'am. दूसरी बात, ये भी अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है, ये भी अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। इसका क्या मतलब है? मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो। Higher to lower concentration. मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। वेरी गुड। ये सबको जुकाम हो रखा है। टाइम कितना बचा है? अरे है अभी, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से तो लॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं इसको क्या लिखूं, अपहिल या डाउनहिल? Downhill. डाउनहिल। मैम डाउनहिल। डाउनहिल प्रोसेस। गुड, राइट। फर्क क्या है? फैसिलिटी मिलती है, तो फैसिलिटी देता कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक मॉलिक्यूल है तो बहुत ज्यादा, एक तो लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसके अलावा क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारा होता है? नहीं बताओगे? नहीं पता? Protein. प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन होता है। आज जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन लगे होते हैं जो मदद करते हैं चीजों की मूवमेंट में ना। यहाँ बनाती हूँ मैं प्रोटीन, ठीक है। तो ये रहा मेरा प्रोटीन। कैसा दिख रहा है तुमको ये? अच्छा, अब कैसा दिख रहा है अगर मैं ये हरी वाली लाइन लगा दूं तो, और यहाँ पे खोल दूं तो? कभी हम ट्रेन से जाते हैं तो इसमें से क्रॉस करते हैं, टनल की तरह नहीं लग रहा? इसको कह दूंगी मैं टनल प्रोटीन, और मैं इसको एक और नाम भी दे सकती हूँ, चैनल प्रोटीन, ठीक है। तो मैं पीछे आऊँ, यहाँ पर आती हूँ। क्या कर रही है बेटे, डरा क्यों रही है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक तो होता है कैरियर प्रोटीन और दूसरा कौन सा होता है? चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन। ठीक है। तो चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन क्या होते हैं? जो मूवमेंट करने में मदद करते हैं। दोनों का फर्क है। कैरी का मतलब क्या होता है? उठा के लेके जाना। उठा के लेके चैनल, जा। और जो टनल होता है, टनल तुमको उठा के लेके जाती है कि गाड़ी उसमें से बस क्रॉस कर लेते हो? हम क्रॉस करते हैं। क्रॉस कर। तो कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? मॉलिक्यूल को उठाएगा, कहेगा फ्रक्टोज की तरह मैंने तेरे को पकड़ा और चल अब अंदर चला जा। तो कैरियर प्रोटीन कैरी करता है
चैनल प्रोटीन बस ऐसा रास्ता बना देता है कि भाई खुद चला जा, जगह दे दी तो को जाने की, राइट? इतनी बात क्लियर, समझ आई ये बात? तो अब जो चैनल प्रोटीन है वो क्या करते हैं, वो फ्रक्टोज को मध्य से जाने देंगे, कहेंगे आजा भाई चला जा। तो इनके थ्रू जो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल हमारे पास, मैं ऐसा बना लेती हूँ, फ्रक्टोज आराम से क्रॉस कर सकता है इनसाइड ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के क्रॉस वो मूव कर जाएगा। तो समझ में आया क्या किया यहाँ पर? इसका स्क्रीनशॉट लो, लो लो लो। Done? अब देखो इसी बात को मैं यहाँ लिख दूंगी खूबसूरत सी भाषा में, क्या कुछ नहीं, ठीक? दे यूज, मैंने कौन सा भी यूज करा है, चैनल प्रोटीन, मैं चैनल मेंशन करूँ, चैनल प्रोटीन टू पास मॉलिक्यूल, अब लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कोई एनर्जी यूज करी हमने? नो मैम। दैट्स इट। लेकिन एक बात बताओ, इतना स्क्रीनशॉट लो, यस मैम। बताना मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? एक बात बताओ, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं देखो शॉर्ट में बना रही हूँ, ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोलू नहीं बनाऊंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने कितने चैनल प्रोटीन बनाए मुझे बताना जरा देख के। तीन। और मैंने कह लिया 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे फ्रक्टोज के भी आ रहे हैं, फ्रक्टोज के 3 मॉलिक्यूल इससे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहे हैं। जब 3 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के क्रॉस कर रहे हैं तो बाकी के जो 3 मॉलिक्यूल है उनको क्या करना पड़ेगा? वेट वेट वेट, यस, वेट करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं उसको धक्का देकर चले जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते वो, है ना? है ना, चैनल प्रोटीन, राइट? तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो हमें क्या शो करती है, वो हमें शो करती है सैचुरेशन। तो मैं यहाँ लाइन लिख रही हूँ, इट शोज सैचुरेशन, ये सैचुरेशन शो करती है। अब सैचुरेशन क्या होती है? जब मैं तुम्हें लगातार यही क्लास 3 घंटे चला लूं तो क्या होगा? सच बताओ, 3 घंटे लगातार चलाऊं तो क्या होगा तुम्हारा? बोर हो जाएंगे। बोर हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? एक सैचुरेशन आएगा, चाहे मैं कितना मर्जी हंसा हंसा के पढ़ा लूं, लेकिन माइंड अंदर नहीं ले पाएगा उस पॉइंट को। तो हम कहते हैं सैचुरेशन आ गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा है। जैसे मैं कल पढ़ रही थी, मेरा सैचुरेशन आ गया, मैं कहा नहीं अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैंने बंद कर दी किताब, ठीक है? तो सैचुरेशन का मतलब होता है इससे ज्यादा नहीं। तो सैचुरेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो चैनल प्रोटीन है, जब भी उनके अंदर का 3 चैनल प्रोटीन है और उनके पास जिन मॉलिक्यूल को उसने क्रॉस करने देना है वो उसके पास आ गए तो वो सैचुरेटेड हो गए। अब बाकी मॉलिक्यूल्स को वेट करना पड़ेगा कि पहले ये क्रॉस हो, उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्रॉस होंगे। तो अब इस टाइम पे अगर मैं इस सेल को दुनिया जहान का फ्रक्टोज दे दूं, बाकी सारे फ्रक्टोज को वेट करना पड़ेगा कि 3 फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल पहले क्रॉस हो, फिर नेक्स्ट 3 होंगे, फिर नेक्स्ट 3 होंगे, ठीक है? तो सैचुरेशन का मतलब है कि जितने चैनल प्रोटीन थे उनके पास अपना मॉलिक्यूल आ चुका है, दैट मीन्स ये सैचुरेटेड है। ये बात समझ आई? यस मैम। ओके गुड। तो सैचुरेशन शो करते हैं। अच्छा देखो और क्या होते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक मतलब अगर इसने डिसाइड किया है ना ये फ्रक्टोज को जाने देगा तो बेटा ये फ्रक्टोज को ही जाने देगा, ऐसा नहीं किसी को। जैसे टनल्स होती हैं, कुछ टनल्स बनी होती है स्पेशली ट्रक्स के लिए, ठीक है? कुछ है जहाँ पर हैवी लोड मशीन अलाउड नहीं होती है, वहाँ पे आप सिर्फ अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो, स्कूटियाँ क्रॉस करा सकते हो, उन एरिया से आप ट्रक्स नहीं क्रॉस करा सकते, बसेस को जाना अलाउड नहीं होता। तो ये भी हाईली स्पेसिफिक है, जिस मॉलिक्यूल को क्रॉस कराना चाहती है उसी को क्रॉस करने देगी, सबको नहीं जाने देगी। इज इट क्लियर? यस मैम। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज, मैं भूल गई, रुको क्या पॉइंट था? हाईली स्पेसिफिक होता है, हाँ, और दे आर शो इफेक्ट टू इनहिबिटर। इनहिबिटर को देख के ये इफेक्ट शो करते हैं, मींस सेंसिटिव टू इनहिबिटर। ये पता कौन सा चैप्टर आ गया? कहाँ पढ़े थे इनहिबिटर? हार्मोन्स। हाँ, हार्मोन हमने रिसेंटली पढ़ा इसलिए हमें याद है, लेकिन एंजाइम पढ़ा है? एंजाइम, एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजाइम्स के इनहिबिटर होते हैं ना, वैसे ही कुछ केमिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं और इस फैसिलिटर के ऊपर लग जाते हैं। जब उसके ऊपर लग जाते हैं इस वजह से वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, चैनल्स काम करना बंद कर जाते हैं, अपने आप को क्रॉस कर लेते हैं। तो दे आर वेरी वेरी गेट अफेक्टेड बाय इनहिबिटर। मैंने इनहिबिटर डाल दिया ना तो सेल डिफ्यूजन शो करना बंद कर देगा। समझ आई बात? यस मैम। यस मैम। सारे टॉपिक लिख दिया मैंने तो। 10 मैम। ओके
राइट। ये थी मेरी फैसिलिटेटेड ना, कैरियर करा दूं एक? यस मैम। कैरियर और फैसिलिटेटेड ऑलमोस्ट सेम था, बस एक ही फर्क है। कैरियर प्रोटीन्स कैसे कैरी करते हैं? एटीपी यूज करेंगे? नो मैम। नहीं। अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा? यो यो मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, तुम बताते जो मैं फटाफट लिखती जाती हूँ। अच्छा, अपहिल होगा डाउनहिल होगा? डाउनहिल। डाउनहिल। अच्छा, और प्रोटीन यूज हो रहा है? यस यो मैम। यस मैम। राइट, प्रोटीन हेल्प का नाम है कैरियर प्रोटीन, है ना। कैरियर प्रोटीन क्या करता है? वो कैरी करता है चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे। देखो कैसे, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दूं ऐसे, ठीक है, और मैं मॉलिक्यूल नहीं बना रही उसके लिपिड के, ठीक है, मैं थक गई, कैरियर प्रोटीन ये रहा, ठीक है। अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, कहेगा मैंने मॉलिक्यूल को पकड़ा, कौन सा मॉलिक्यूल जानने की अभी जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम्पल करवाऊंगी मैं, ठीक है। यहाँ पकड़ा उसने मॉलिक्यूल को, ये होगा इसका फर्स्ट स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में पता है क्या करेगा, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, ठीक है। कैरियर प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। अब कुछ बुक्स कहती है कि वो ना ऐसे मूव कर जाता है, जैसे मैंने यहाँ बॉल पकड़ी, ये पेन पकड़ा, ये पेन पकड़ा, मैंने ऐसे मूव किया, इसे अंदर छोड़ दिया, चला गया ना साइटोप्लाज्म के अंदर। कुछ कहती है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, उसने पेन पकड़ा, ठीक है, और थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड किया, पेन नीचे गया और फिर वहां से नीचे चला गया। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हम यूज करते हैं जो वर्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं। पहले वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ और फिर वो क्या करते हैं, अपनी चेंज शेप करते हैं, चेंज शेप को चेंज करते हैं। फिर तुमको वो कैसे दिखाई देंगे बावले, वो तुमको बावले ऐसे दिखेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे मॉलिक्यूल को अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इनको कहते हैं कैरियर प्रोटीन। मतलब ये मॉलिक्यूल के साथ यार इंटरेक्ट करते हैं, उसको सिंपली जाने नहीं देते, ये उसको पकड़ के उठा के लेकर जाते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन, बाकी सब सेम है। चैनल प्रोटीन से भी मॉलिक्यूल मूव करता है ना, तो चैनल से थोड़ा थोड़ा टकराता हुआ जाता है, लेकिन तुमको इतना ध्यान में जाने की जरूरत नहीं है। तो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन समझ आ गया? फोटो कॉपी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसके बाद अब मैं तुमको जो कराऊंगी वो होगा ट्रांसपोर्ट। कल खत्म हो जाएगा, परसों हम इसके जबरदस्त वाले क्वेश्चन लगाएंगे और फिर जाएंगे फोटोसिंथेसिस के ऊपर। इस संडे को तुम्हारे टेस्ट का सिलेबस पता है? मैम।